नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां ऐसा लगता है कि पूरा देश बहुत तेज़ी से अराजकता की खाई में गिरता जा रहा है। कल से आज तक, आज जबकि हम लोग शनिवार की शाम को तक के जो स्थितियां हैं उस अपडेट को लेकर बात कर रहे हैं, पूरा देश में कोई कानून व्यवस्था है, कोई सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, इसके कहीं कोई संकेत नहीं दिखते। वहाँ पर एक ऐसा लगता है कि जो काफ़ी समय से दबी हुई परिस्थितियाँ थी लोगों, वो उसका ताला खुल गया है और वो उसका उबाल इस ढंग से उठा है कि वो सारे देश को या तो घोर एक ऐसी कट्टरपंथी देश में बदल देगा, या एक ऐसी अराजक स्थिति खड़ी हो जाएगी जिसका क्या नतीजा होगा, इसका अभी अनुमान करना भी मुश्किल होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक छात्र नेता, जिनका पिछले साल जो अगस्त में तख्ता पलट हुआ, उसको ऑर्गेनाइज करने में उनका योगदान था, शरीफ उस्मान हादी, उनकी हफ्ते भर पहले किसी ने उन्हें गोली मार दी। उनको इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया और थर्सडे रात में, गुरुवार की रात में उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को जब ये खबर बांग्लादेश पहुंची तो वहाँ कोहराम मच गया। हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने दो अखबारों को, जिनके संबंध में उनकी समझ है, वो ऐसा मानते हैं कि वो अखबार जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजेद, उनके समर्थक हैं और वो भारत के भी समर्थक हैं, तो उन दोनों अखबारों के दफ्तरों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। भारत के जो उच्चायोग है, भारत के जो वीज़ा कार्यालय हैं, वहाँ पर हमले किए गए। एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसे लिंचिंग कहते हैं, उसे लिंच कर दिया गया। और इस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से भारत के खिलाफ मोड़ने की कोशिश भी वहाँ हुई दिखती है, क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस ने ये कहा कि जो दो हत्यारे थे वो मोटरसाइकिल से भागकर सीमा पार कर भारत चले गए हैं। स्थिति यहाँ तक हुई कि बांग्लादेश की सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से कहा है कि वो उन दोनों हत्यारों को पकड़कर बांग्लादेश को सौंपे। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनी है कि बांग्लादेश के भीतर जो अपनी अंदरूनी स्थितियां हैं, वो स्थितियां उसका जो रुख है उसको वहाँ भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश हुई है। आज जो उस्मान हादी की डेड बॉडी को, उनकी लाश को आज दफनाया गया। बांग्लादेश की सरकार ने इस छात्र नेता को बेहद सम्मान दिया। उन्हें उस जगह दफनाया गया, ठीक बगल में, जहां मशहूर कवि, महान कवि काजी नजरुल इस्लाम, उनकी कब्र है, उसके बगल में हादी को दफनाया गया है। आज हादी की 100 यात्रा में एक बार फिर से लाखों लोग टूट पड़े और उसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था कि जब उन्हें दफना दिया गया, उसके बाद वहाँ से हजारों लोगों की भीड़ संसद भवन की तरफ चली गई और संसद भवन पर हमला कर दिया। उन लोगों का कहना यह है कि बांग्लादेश में जो अब तक एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से चलता रहा है, वहाँ सेकुलर या मॉडर्न जो एक इलेक्टोरल सिस्टम है, जिससे एक जो सरकार चुनी जाती है, जो एक संविधान के प्रति शपथ लेती है और आधुनिक सोच के हिसाब से चलती है, वैसी सरकार वहाँ नहीं बननी चाहिए, बल्कि वहाँ इस्लामिक ढंग की, इस्लाम के तहत जो शरिया कानून है, शरिया कानून से चलने वाली सरकार बननी चाहिए। बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश घोषित किया जाना चाहिए और इसलिए जो निर्वाचित सरकार का सिंबल है, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है, संसद भवन, उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। ये चीज़ें क्या बताती हैं? ये चीज़ें यह बताती हैं कि बांग्लादेश में एक सांप्रदायिक शब्द कहना थोड़ा सा हल्का लगता है, बल्कि चरम कट्टरपंथी उग्रवादी तत्वों ने
वहाँ के पॉलिटिकल नैरेटिव पर भी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है। देश में जो इस समय एक कार्यवाहक सरकार है मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में, उस सरकार ने 12 फरवरी अगले 12 फरवरी को देश में चुनाव की घोषणा की हुई है। नई संसद चुनी जाएगी। उस चुनाव की तैयारियां देश के भीतर में चल रही हैं, जिस रूप में भी चल रही हों। उसमें भाग लेने के लिए पार्टियों की तैयारियां भी हैं। उसमें एक कॉमन फैक्टर तो पहले से ही दिख रहा था कि जैसे वहाँ होड़ लगी हुई है अलग अलग पार्टियों के बीच में कि वो अपने को कितना भारत विरोधी दिखाएं, वो अपने को भारत विरोधी, भारत के खिलाफ माहौल बनाना। अब अगर हम लोग उसमें गौर करें तो जो सबसे प्रमुख पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो पार्टी पहले से भी एक कंजर्वेटिव और सांप्रदायिक नज़रिए की पार्टी रही है। वो पार्टी है जमाते इस्लामी, जो कि जिसे एक समय हाशिए पे डाल दिया गया था। वो पार्टी एमर्ज करके आई है। और फिर ये छात्र नेता हैं जिनका अभी कोई उनकी अपनी पार्टी तो नहीं है, लेकिन कोई बहुत प्रमुख पार्टी नहीं है, लेकिन वो भी छात्र इस चुनाव में एक भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हुए दिखे हैं। लेकिन इसके बीच में ये घटना हो गई है, जिस घटना ने वहाँ पर ऐसा लगता है कि जो जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है, लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है, उन लोगों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। न तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कंट्रोल है, न उन छात्र नेताओं का कंट्रोल है जो बाद में कार्यवाहक सरकार में शामिल हो गए, और न जो पहले की पार्टियां थीं, जो सेकुलर किस्म की पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी या अवामी लीग को तो खैर ये जो प्रशासन है उसने खुद ही वो उसको नष्ट करने में जुटा रहा है। अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में स्थितियां बड़ी अस्थिर और बड़ी अनिश्चित सी दिखती हैं। एक ऐसी उथल पुथल की स्थिति दिखती है जिसमें क्या होगा, जिसमें आगे का कदम क्या होगा, अगली दिशा क्या होगी, इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश एक बड़ी आबादी का देश है, 17 करोड़ की आबादी का देश है। बांग्लादेश में भारत का पड़ोसी भी है और भारत से बांग्लादेश की लंबी सीमाएं मिलती हैं। इसलिए भारत के नज़रिए से भी देखा जाए तो वहाँ की जो उथल पुथल है वो एक घोर चिंता का विषय नज़र आती है। और वहाँ पर जो एक हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग हुई, ऐसी घटना सरेआम इसके पहले भी वहाँ अल्पसंख्यक यानी जो हिंदू हैं, ईसाई हैं, वो सांप्रदायिक तत्वों का निशाना बनते रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई, यानी प्रशासन भी शामिल रहा उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने में। लेकिन जिस तरह सरेआम लिंचिंग की घटना हुई, ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें तो पहले नहीं आती थी। अगर हम लोग इस पूरी परिघटना को बड़े सब कॉन्टिनेंटल लेवल पर, यानी जो ये हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके लेवल पर ले जाकर देखें तो एक बड़ी विकराल परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, जिसमें प्रगतिशील डिस्कोर्स, प्रगतिशील बातें, आगे ले जाने वाली बातें, जनता के हित की बातें, एक ऐसे समाज की बातें जहां अमन चैन हो, शांति हो, लोग मिलजुल कर रहते हों, सेकुलर वैल्यूज को जहां पर आदर किया जाता हो, ये बातें ऐसा लगता है कि इस समय बिल्कुल ही इन बातों को कोई कहने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है। और सारा जो विवर्स है वो कट्टरपंथी, सांप्रदायिक, एक दूसरे से जो लड़ाने वाली ताकतें हैं, जो हमेशा ही समाज को अंधकार की तरफ ले जाती हैं। इतिहास यही रहा है कि वो समाज को अंधकार की तरफ ले जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये अंधकार की ताकतें हावी हो गई हैं। बांग्लादेश में उसका एक बहुत ही डरावना, खतरनाक रूप इस समय देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में यह समझना कठिन है कि इस पर आखिर कहाँ जाकर विराम लगेगा। इस देश का, इतनी बड़ी आबादी वाले देश का आखिर अंजाम क्या होगा, मंजिल क्या होगी। यह तो तय है कि जिन उसूलों पर 1971 के बाद बांग्लादेश को बनाया गया था, जो उसके फाउंडेशन थे, जो नींव थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया है, जो कि एक सेकुलर प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो काजी नजरुल इस्लाम के सपनों में था,
या जो बंगाल में बहुत ही एक उनका रिच ट्रेडिशन रहा है, समृद्ध उनकी परंपरा रही है मानवीय उसूलों पर आधारित सोच और चिंतन की, उसे दरकिनार कर दिया गया है। ये बातें तो पहले से ही जाहिर थीं, लेकिन अब बात उससे कहीं आगे बढ़कर एक उस जगह पहुंच गई है जिसको देखकर फ़िलहाल भय लगता है। यही स्थितियां आज वहाँ हैं। बांग्लादेश में आगे क्या मोड़ लेती है स्थितियां, उसको लेकर हम फिर आपके पास आएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।